ने काम किया था कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, जो कि मुझे लगता है एसोसिएट कॉलेज होगा वहां का सर। उसके बाद सर का अपॉइंटमेंट यहाँ एएमयू में हुआ एज एसोसिएट प्रोफेसर। इसके साथ साथ एक और मैं बताऊं आपको कि सर जो है इग्नू में भी रिसोर्स पर्सन के तौर पे काफी निकटता के साथ जुड़े रहे हैं। सर का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो 15 सालों का है, और आपने एमएड लेवल पर 26 डिजर्टेशंस को सुपरवाइज किया है, और एक स्कॉलर ने आपकी एबल गाइडेंस के अंडर जो है पीएचडी प्राप्त की है अभी तक। रिसर्च पेपर सर के यूजीसी लिस्ट जर्नल्स में 9 है, चैप्टर एडिटेड बुक्स 3 है सर की। इसके अलावा सर ने कोर्स मटेरियल भी डेवलप किया है, जिसको बीएड सेकेंड ईयर के बीएड क्लास के बच्चे जो है मानू में ही यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सर ने सेमिनार कॉन्फ्रेंस में 25 से ज्यादा जगह अपना पेपर प्रेजेंट किया है, और लगभग इतने से ही ज्यादा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में आपने पार्टिसिपेट किया है। इनवाइटेड लेक्चर और रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी बहुत सारी जगह सर गए हैं, और उन्होंने रिसोर्स पर्सन के तौर पर लेक्चर्स दिए हैं। इसके अलावा सर ने जो है जो कॉलेज था मानू वाला जो कॉलेज है, वहां पर जो पोजीशंस होल्ड करी हैं उनमें हेड, चेयरपर्सन, कोऑर्डिनेट, वार्डन, ये सब दरभंगा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा में किया है। यहाँ एक बात और मैं बताऊं आप सभी को कि एकेडमिकली इतना सब काम करने के बावजूद भी सर हमारे जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं, और आपने जो है को करिकुलर एक्सटेंशन और फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज में भी बच्चों को बहुत ज्यादा गाइड किया है, और सोशल सर्विस में भी बहुत सारे काम किए हैं सर। एनसीसी और एनएसएस की जो है काम से भी बहुत एक्टिवली सर आप जुड़े रहे हैं। इसके अलावा कल्चरल, स्पोर्ट्स प्रोग्राम और कैंपस पब्लिकेशन में भी सर का कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ कम्युनिटी वर्क सच एज वैल्यू ऑफ नेशन इंटीग्रेशन, एनवायरनमेंट, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ह्यूमन राइट्स, पीस, साइंटिफिक टेम्पर, फ्लड ड्रॉट, इस तरीके के भी प्रोग्राम्स में सर पार्टिसिपेट करते रहे हैं। एकेडमिक काउंसलर के तौर पे सर जो है वो ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर एट नेशनल एजुकेशन सोसाइटी अलीगढ़, इससे एसोसिएट रहे हैं सर। इसके अलावा सर का जो लाइफ मेंबरशिप रहा है बड़ी एस्टीम्ड जो है वो सोसाइटीज के साथ, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के भुवनेश्वर के साथ में है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता के साथ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन, भारतीय मानव समाज कल्याण सेवा संस्थान एनजीओ बहराइच के साथ भी सर का जो है लाइफ मेंबरशिप है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है सर कि आज हमारे बीच है, और वो इस सेकंड सेशन में आज रिसोर्स पर्सन के तौर पे हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू करें प्लीज। Thank you very much, sir, for your this genuine and brief introduction. Participants, very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thanks to the director of this HRDC, AMU Aligarh, Dr. Faiza Abbasi ma'am, for giving me this opportunity, and also coordinator of this program, who has invited me to deliver on the topic which is just before you, an introduction to the outcome-based education. Discussion, I will say discussion and not like a lecture. In between, I will ask few questions from you also, and at the end, you will also have your own question. We will discuss on that question. This discussion will cover the following point, that is an introduction to OBE, which is more important, degree or skill. The reason for why skills are more important, what is the OBE meaning and concept of outcome-based education, advantage of outcome-based education, बेस्ड एजुकेशन क्यों होना चाहिए, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न ट्रेंड्स क्या चल रहा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन में, इसको भी मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स स्पेशली इन इंडिया, स्किल्ड वर्कफोर्स टू कंट्रीब्यूट इन आवर इकोनॉमी, और उसके बाद जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा एनईपी 2020 एंड आउटकम बेस्ड। व्हाट एनईपी टॉक्स अबाउट द आउटकम बेस्ड एजुकेशन and outcome-based education, professional courses. Can we quantify this quality? If we're talking about the quality, level of quality and education, and level of education, level of quality education, and the last I will also discuss accreditation. That is what is being conducted by NAAC, National Assessment and Accreditation.
its significance and accreditation model, which directly and indirectly brought the outcome-based education. With these words, these lines, I will just put it here, 3 quotations. Kindly read it out very seriously, that your degree is just a piece of paper. Your education is seen in your behavior. This is one quotation quoted by unknowingly, unknown. And another one is, it is virtually impossible to compete in today's global economy without a college degree. Baby Scott has quoted it. Bobby Scott, it is virtually impossible to compete in today's global economy without a degree college. Meaning thereby, the first one, what I'm quoting here by Bobby Scott, that emphasizing the degree. Now let's see the third one, right? Robert Greene. What he quoted that the future belongs to those who learn more skill and combine them in a creative ways. So, mute conversation. हेलो जुगेंद्र पाल जी, प्लीज अपना माइक बंद करिए. Yes, sir. Continue, sir. Okay. Now, the next point I was highlighting, that the future belongs to those who learn more skills and combine them in a creative. So, participants, you will see there the contradictory 3 quotations are there. One is emphasizing for degree, another one is emphasizing for skills. Let's see from this point. Degree or skill or degree. That's why I asked question from you, which one is more important? And I would like to hear, and I will please to hear your answer. कि which one is more important? जिनको बोलना वो अपना म्यूट प्रॉपरली ऑन करें वन बाय वन, और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कि किसमें वो बिलीव करते हैं कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट, डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल इंपॉर्टेंट है. अगर डिग्री है तो कैसे, स्किल है तो कैसे? प्लीज 2-3 लोगों को मैं मौका देना चाहूंगा यहाँ पे. हेलो, पार्डन सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए. इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, द क्वेश्चन इज सेम, which one is most important and which is most important, degree sir, skills are more important. Okay, skills are more important. Let's see another. और कोई बताए? सर, जोगेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डीएस कॉलेज अलीगढ़. जी शर्मा जी बताएं. Degree depicts the eligible criteria of the faculty member. So degree also be very important, which is recognized by the PC and the basic qualification. And skill means the tools and techniques which should be adopted in the class to provide the effective and sharply knowledge to the student. So which will initiative from the learning process. Now we learn today to lead tomorrow. So it should be coming in our faculty member through the sharply or with the effective manner delivery the lecture to the among students. Okay, thank you Joginder ji. Next, anyone in a very short? सर एक्चुअली सर प्रवीण कुमार सर, वंस अगेन सर, एक्चुअली टाइम मैं ले सकता था बट इसलिए मैंने स्किल्स बोल दिया, क्योंकि मुझे हिंद स्वराज की याद आई महात्मा गांधी जी की सर. दैट्स व्हाई आई चूज्ड ना स्किल सर. आगे बताएं. Sir, I think degree is important to get into a particular kind of job, and then to run that job properly, to for that skill is needed. So I think both are important. ठीक, चलिए आपने कहा both are important. कोई और है जो कुछ और अच्छा बता सकता है? In a very short, because I have so many questions before you in time to time. चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपने 3-4 लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. लेट्स सी, बोथ आर इंटरलिंक्ड and related to professional qualification. Of course, if you want to learn any skill in a proper manner, you have to have some basic degrees also. And if you want to have any particular skill, you have to have some basic degree also. Therefore, however, अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको लिखने की हुनर होनी चाहिए. आपको लिखने का ढंग आना चाहिए. आपको कोई प्रैक्टिकल करने आना चाहिए. That involve in skill. However, the skill is core component
an outcome of quality education that all students must obtain and have access to, और उसकी पहुंच भी होनी चाहिए. Let's see क्यों ऐसा, what is the reason? The first and foremost important reason, as far as the main reason why skill are more important than degree is because they are directly applicable to the jobs at hand. एक तो सबसे बड़ी अगर हम बात ये करें कि डिग्री की अगर हम बात करें या स्किल की बात करें, तो स्किल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें फॉरेन जॉब मिलता है. और आगे देखते हैं. इट इज ऑल आई एम जस्ट पुटिंग बिफोर यू फॉर अनदर क्वेश्चन. A candidate with a degree may have a broad understanding of a subject, but without the specific skill needed to perform the job, that may struggle to succeed in the role. ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं. On the other hand, a candidate with the right set of skill, even if they don't have a degree, may be able to hit the ground running and make valuable contribution to the company. बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं, आपने देखा होगा कि एक आप सपोज कर ले कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास जाते हैं. ही हैज नो एनी काइंड ऑफ डिग्री, बट ही इज हैविंग द स्किल्स अ लॉट एंड क्वालिटी स्किल, एंड आपकी सारी डिग्री वहां पे काम नहीं आती है, वो स्किल उसका काम आता है. ऑन द अदर हैंड द कैंडिडेट विद द राइट सेट ऑफ स्किल, इवन इफ दे डोंट हैव एनी डिग्री, मैं इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, may be able to hit the ground running and make valuable contribution to the company. तो this is one reason कि skill ज्यादा important है. और दूसरे रीजन में आते हैं, why skill are becoming more important than degree is that the job market is constantly evolving. जो भी जॉब मार्केट हमारा है, अगर आप आज से 20 साल 25 साल पहले की सिनेरियो को अगर रिकॉल करें, याद करें, तो आपको बहुत सारे ऐसे जॉब्स होंगे जो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थे और आज उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि रेडियो बनाने वाले की बात कर लें थोड़ी देर के लिए, वेदर यू विल फाइंड एनी फ्रीक्वेंट शॉप्स फॉर रेडियो रिपेयरिंग सेंटर्स? नो, ऑफ कोर्स यू विल से नो. रेयरली यू विल फाइंड वन और टू इन अ सिटी दैट रेडियो इज रिपेयरिंग. टीवी रिपेयरिंग सेंटर्स विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथोलॉजी बीइंग डेवलप्ड ऑल द टाइम. लेकिन हाँ, अगर ये मैं कहूं कि एक तरफ से जॉब रिप्लेस हुआ है, दूसरे जॉब्स ओरिजिन हुए हैं, दूसरे जॉब शुरू किए गए हैं. दैट इज फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयरिंग, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिपेयरिंग, टैबलेट, कंप्यूटर्स, और अभी आप कह सकते हैं कि लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर्स. ये सारे नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, एंड एज ए रिजल्ट employers are increasingly looking for candidates who have ability to quickly learn and adopt to the new skills. ऐसा ना हो कि आप जिसने रेडियो बनाना जो रेडियो बनाना जान रहा था, अगर उसने मोबाइल या लैपटॉप बनाना नहीं सीखा होगा, तो आज सोचिए उसकी क्या हालत होगी. और अगर उसने उसको अडॉप्ट कर लिया, आगे की टेक्नोलॉजी को भी सीख लिया उसने, तो नाउ ही और शी इज सर्वाइविंग नाउअडेज रादर देन दोज हु हैव डिग्री इन द स्पेसिफिक फील्ड. अब वो ये कहे कि भाई हमारे पास तो सिर्फ टीवी बनाने का और उसके बनाने का ही सर्टिफिकेट है, हम दूसरी चीजें नहीं सीख सकते हैं. तो आई थिंक अनदर अगेन यू विल से द स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट. Let's see the reason third. A degree often refers to a broad category of knowledge. Of course, degree is a very broad category of knowledge, while skill refers to a specific ability of expertise. जो आपकी कार बनाने वाला है, या सपोज के लिए जो बाइक बनाने वाला है, वो कार नहीं बना सकता. जो कार बनाने वाला है वो किसी और बड़े मशीन को या बड़े किसी व्हीकल को नहीं बना सकता है. Employers are looking for specific skills in order to fill the exact needs of their company. वो ये नहीं चाहता है कि उसके पास बहुत कुछ बनाने वाला हो, उसके पास कोई एक ऐसा आदमी हो जो सिर्फ एक खास स्किल को रखता हो और वो उसको बना दे, instead of general knowledge that may not be as applicable. जनरलाइज चीजें नहीं जरूरत है. अब तो हर चीज में आप देख लीजिए स्पेशलिटी आ गई है या स्पेशलाइजेशन आ गया है, और उसमें भी माइक्रो लेवल पे आ गया. दैट इज व्हाट द थर्ड रीजन. नाउ we have just switching on the fourth reason. Reason 4, while a degree can still be an important asset for many job seekers, it is no longer the be all and end all when it comes to the getting hired and advantage. जब आपकी जॉब की बात आती है, जब आपके सिलेक्शन की बात आती है, जब आपके कहीं रिक्रूटमेंट की बात आती है, of course degree is required up to some extent,
but then you are being assessed on the basis of your skill. आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं, आपकी डिग्री फर्स्ट डिवीजन से है, whether you know how to teach in the classroom, that again your skill come over there. Employers are increasingly looking for candidates with a specific skill as they are directly applicable to the job, and the companies, institutions that can help to succeed the company and institutions. In today's market, it is more important than ever focus on developing a set of skills that are in demand in order to increase your chances of getting hired and advantages. Today, society जो है, आपका market जो है, वो आपके उस चीज को डिमांड कर रहा है जो उसे चाहिए, और उसमें आप स्किल्ड हो, उसमें आप पारंगत हो, तब तो आपकी वहां पे हायरिंग होगी, आपकी एडवांसमेंट होगी, आपसे नेगोशिएशन होगा, अदरवाइज आपको पहले ही पॉइंट पे, पहले ही स्टेप पे आपको मना कर दिया जाएगा. दिस इज द फोर्थ रीजन. द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सर्वे, इसने क्या सर्वे किया, और अब देखिए ये कोई हमने और आपने सर्वे नहीं किया, एक अमेरिकन एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कॉलेज यूनिवर्सिटीज सर्वे also indicates that 93% of employers emphasize skill. 93% ऐसे नौकरी देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, जिनका जो फोकस होता है एम्प्लॉय के स्किल पे होता है. आगे देखते हैं. दिस इज व्हाट आउटकम बेस्ड एजुकेशन, and this is what outcome based education I mean to say, and that is where outcome based education plays a very crucial role by inculcating essential competencies in students. अब सवाल यह आता है कि what is outcome based education? Let's see. Now the question arises, what is outcome based education? आप लोगों में से कोई अगर बहुत शॉर्ट में बताना चाहे इसके मतलब को तो बता सकता है हमको कि आपके मुताबिक आपने क्या समझाया जाना अभी तक आउटकम बेस्ड एजुकेशन. एनीवन? प्रवीण कुमार सर फ्रॉम सिद्धार्थनगर. एनीवन? आवाज नहीं आ रही है. हेलो सर, प्रदीप सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रदीप सर की आवाज दब जा रही है. हेलो, हाँ प्रदीप सर बताइए. जी जी. एक्चुअली सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टीचर एजुकेशन मैं कहना चाहूँगा कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन मीन्स जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिजायर किए हैं, प्लान किए हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट हमें मिल जा रहा है तो दैट वी कैन से कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन हमारा है. ओके प्रदीप सर, लेकिन आपने बहुत स्पेसिफिक बता दिया, मैं थोड़ा जनरलाइज भी जानना चाह रहा था. और कोई दूसरा पार्टिसिपेट करे? किसी की आवाज बार बार अनम्यूट हो जा रही है माइक. जी प्रदीप सर के अलावा कोई और बोलना चाहे तो? Sir, I think education that serves the basic needs of the of oneself. और कोई? सर, रिजल्ट बेस्ड एजुकेशन जिसको हम क्वांटिफाई कर सकें या ये इतना जज कर पाए कि क्या आउटकम रहा हमारी एजुकेशन का, किस रूप में हमें स्टूडेंट को रिजल्ट दे पाए अपने पढ़ाई करवाने की वजह से. ओके, दैट्स गुड. प्रदीप जी ने भी अपनी बात सही तरीके से बताई, लेकिन चूंकि वो टीचर एजुकेशन को उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बता दिया, मैं चाहता कि सभी लोगों को समझ में आए, और मैंने कोशिश की है कि उस हिसाब से मैं आपको बताऊं. आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज अ सिस्टम. इट इज नॉट सिंपली एजुकेशन, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम which needs to be restructured. उसीलिए कहा गया कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज ए सिस्टम वेयर ऑल पार्ट्स एंड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन आर फोकस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द कोर्स. अभी एक मैडम बोल रही थी कि कोर्स का आउटकम क्या हुआ. प्रदीप जी ने भी यही बात कही थी कि जो हमारा पर्पस ऑफ कोर्स था वो आउटकम में मिला कि नहीं. अगर नहीं मिला, हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि आफ्टर studying this topic you will learn this, after studying this topic you will be able to know this, you will be able to know this, that whatever we have framed the various objective, that is outcome, and that outcome have been received by the child or by your students at the end of the course. That is basically the concept of outcome based education. If the child is not getting any outcome out of your teaching, out of your system of education, it means that there is no outcome. Now the students take up courses with certain goals for developing skill or gaining knowledge, and they have to complete
goal by the end of the course. और अगर वो गोल एंड तक कंप्लीट नहीं होता है, let's see, there is no specific style or time limit for learning. The students can learn as per their choice. The faculty members, moderators, and instructors guide the student based on target outcome. This is what outcome-based learning. Another aspect of outcome-based learning I mentioned over here, that it is a purposeful and strategic educational approach that prioritize defining learning outcome. We have to always set the goals and the learning outcome. कि अगर बच्चा आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कर रहा है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है वो कोर्स और ऐसे ही बच्चे ने एडमिशन करा लिया और ऐसे ही आपने उसे पढ़ा दिया। इज देयर एनी एप्लीकेबिलिटी, इज देयर एनी आउटकम? द नेक्स्ट स्टेप इंक्लूड्स developing the educational process, including the implementation pedagogies to achieve the outcomes. It goes far beyond the traditional method of simply relying on teaching content. It is quite different from what we are traditionally following, our teaching methods, our traditional method of teaching, our content, old age content, completing the syllabus, conducting the test. और ये हम करा लेते हैं, हम समझते हैं कि हमारा काम खत्म, बच्चे का भी काम खत्म और बच्चा जाए नौकरी ढूंढे। But this trend, what I am calling it traditional trend, is not outcome-based education. Now the scenario have got changed drastically as far as education, even education system is concerned. In fact, it focuses on measuring the skill, knowledge, attitude, and aptitude of students to attain by the end of the program. अगर बच्चे की इन सारी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई लर्निंग नहीं हुई, या उसकी स्किल नहीं लर्न किया, नॉलेज नहीं लर्न किया, एटीट्यूड नहीं उसकी चेंज हुई और एप्टीट्यूड में उसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, देन इट इज फ्यूटाइल व्हाट वी आर टीचिंग, एंड दैट इज आउटकम बेस्ड. अगर इसमें कोई चेंज हो रहा है, इसमें कुछ उसको आउटकम मिल रहा है, देन इट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन. Furthermore, the teacher identifies the learning outcomes and orient the instructional methods, curriculum, and assessment accordingly. Also, attaining the competency in the specific skill and knowledge takes center stage in this approach. This is what the final and one of the shortest meaning and definition of the outcome based, that when a teacher identifies the learning outcome and then orients the instructional method, curriculum, and assessment accordingly, also attaining the competency of a specific skill and knowledge, तब जाके हम कह सकते हैं कि that outcome based education took place. Hence, it is only fitting to take a look at some of the advantages. कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश किया हूँ कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. पहला जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि वी हैव टू, मैं भी अपने आप को आप लोगों के साथ ही शामिल कर रहा हूँ कि वी हैव टू क्लियरली डिफाइन लर्निंग आउटकम. वी हैव टू क्लियरली डिफाइन लर्निंग आउटकम कि क्या लर्निंग आउटकम है. पहले मैं इसको वन बाय वन आपको बता दूं कि हमारा आउटकम बेस्ड है. द सिलेबस and curriculum provide necessary guidance for particular academic session. However, it becomes a major problem when the focus is more on syllabus completion than quality education. Participants, ये हमारा ट्रेडिशनल मोड है, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है कि हम सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, करिकुलम को पूरा करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं और किस तरह से ऑन टाइम हम सिलेबस कंप्लीट करके डिक्लेयर कर दें कि हमारा कोर्स खत्म. No, we are not meant for just completing our course as far as outcome-based education is concerned. We have to bother about the outcomes which we are inculcating among the students. Quality education is more than facilitating facts. Instead, it serves to prepare well around individual for holistic development. When we are talking about the quality education, we are talking about the outcome-based education. There is no provision for facilitating the fact. ऐसा नहीं है कि हमने फैक्ट बता दिया बच्चों को और कह दिया कि चलो तुम्हारी पढ़ाई हो गई. फैक्ट तो आज बच्चे के पास इतने सारे सोर्सेज है जो एक क्लिक पे हो जान जाएगा. यहाँ पे क्या है, हमें उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड वेल राउंड डेवलपमेंट करना है ऑफ इंडिविजुअल्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है. Therefore,
one of the first and primary step of outcome-based education is to create clearly defined learning outcome. Learning outcome must be smart, specific होना चाहिए, measurable होना चाहिए, जिसे हम बाद में measure भी कर सके, कितना पाया उस बच्चे ने, कितना सीखा, कितना learn किया, कितना skill को जाना, that is measurable. Achievable होना चाहिए, वो achieve भी कर ले, हमारे जो goals, हमारे जो target set हो, वो achievable भी होना चाहिए और realistic हो. ऐसा ही ना हम बना दें कि पता चले कि वो कभी वो उसे गोल को अचीव ही ना कर पाए. एंड ऑफ कोर्स टाइम बाउंड भी होना चाहिए, टाइमली कंप्लीट भी होनी चाहिए. दिस इज व्हाट क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स. देन वी कैन गो फॉर आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन. मास्टरी ऑफ स्किल एंड नॉलेज. 9 out of 10 time employers and companies reject the resume of candidate due to insufficient knowledge. अभी स्किल की बात हम बाद में करेंगे. मैं आपको बता दूं कि ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये एक डेटा है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 10 में से 9 ऐसे लोग होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास नॉलेज और सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती. इन अदर केस दे फेल टू क्लियर द इंटरव्यू राउंड when they cannot show their practical skill at a specific task. वो वहां पे शो ही नहीं कर पाते कि हम क्या कर सकते हैं, what we can do, how I can prove a asset for your institution. That's why at the first round 9 out of 10. इमेजिन करिए कि 10 में से सिर्फ एक बनता इस लायक है जो कि कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है और नॉलेजेबल है. Outcome based education recognizes the skill and learning gap and focuses on upskilling or reskilling student. This is what outcome based learning does. Outcome based learning ये करता है कि सबसे पहले उस गैप को पता करता है जिस गैप को, जिससे कि जिसमें जो स्किल में उसके गैप हो, उसके लर्निंग में गैप, और फिर उसके स्किल को बढ़ाता है और अगर कहीं कोई जरूरी पड़े तो उसको स्किल में रीस्किलिंग भी करता है. दिस इज व्हाट द आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन. नाउ relevant learning. Do competency use the same software that they used 10 years ago? आप लोग बताइए भाई कि हमारी जो कंपनीज हैं या कंप्यूटर्स हैं या जो मशीन हैं, जो गैजेट्स हैं, वो वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो 10 साल पहले यूज होता था. वर्ड फाइल अभी वही चल रही है जो 10 साल पहले आपने और हमने काम किया होगा. क्यों भाई? नो सर. नो. आर एप्लीकेशंस है, SPSS है, ये वही है. मुझे याद है मैं तो SPSS 6 पे काम किया था अपने PhD का. अब आजकल 24, 28 तक आ गया. हाउ अबाउट द डिजीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज? पहले जैसे बीमारियों की क्योरिटी होती थी, पहले बीमारियों के जैसे इलाज होता था, क्या आज भी वैसे ही होता है? ऑल आर दोज सेम? नो, ऑफ कोर्स नो. व्हाट न्यू प्रोफेशन हैव इमर्ज्ड? कभी आपने सोचा है, इस पे देखा है कि कितने सारे, more than 25 ground level profession have been emerged after 2001 or 2000 in 21st century, in recent year that will shape the modern world and future. And of course आपका अगर outcome based learning नहीं है तो your clientele, your output, your outcome have no place in the job market. What new professions emerge? कभी सोचिए आप इस पे. These are some of the questions that outcome-based education helps to address. This question can be only answered by the outcome-based education. The pedagogical approach is conducive in updating teaching and learning to generate positive outcomes, and that can only identify in demand companies competencies or skills and work towards adopting them, making themselves well equipped so it contributes to their overall competency and elevate their chances as far as in job market is concerned. Now, continuous improvement, another benefit of the outcome based education. Outcome based education, because we are setting the goals, we are trying to receive that outcome, what we have set the goal. We know what is the achievable, what is not achievable, and we are who revise the
that goal, that objective, that aim time to time. So there will certainly continuous improvement will take place. And that's why outcome based have one of the important benefits of that is continuous improvement over there. The traditional education approach includes summative examination. क्या था भाई traditional approach में? And that allows the students to know their progress only after they get their result. ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं कि बच्चा पहले जान जाए कि वो किस लेवल में लाई कर रहा है, सेकंड डिविजनर है, थर्ड डिविजनर है, फर्स्ट डिविजनर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्सीलेंट वाले में है, किसमें है? जब वो एग्जाम देता था, रिजल्ट आती थी, तब उसे पता चलता था कि वो तो फेल हो गया, उसके तो थर्ड डिवीजन आया है, 2 नंबर से उसका सेकंड डिवीजन रुक गया, 5 नंबर से उसका फर्स्ट डिवीजन रुक गया. There was no any other way out as far as traditional education approach is concerned. While in contrast, teachers can track the ongoing progress of a student through outcome based education. मैं तो कहता हूं कि टीचर्स नहीं, बच्चे भी आप उसको ट्रेस कर सकते हैं. वीकली टेस्ट हो रहा है, बाई वीकली, मंथली असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है. सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर एंड दैट ऑल assess their outcomes. वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दे आर अंडर असेसमेंट. एक तो ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन का वो हुआ, बेनिफिट हुआ. दूसरा क्या है कि देयर इज सेमेस्टर सिस्टम. 6 महीने पे एग्जाम होगा, उससे पहले सेशनल टेस्ट होंगे. सेशनल टेस्ट में वो अपने आप का असेसमेंट कर रहा है कि हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, कितना मैं जानता हूं नॉलेज, कितनी हमारी स्किल है. सो देयर आर अनदर बैरियर्स that can assess his or her personality. Besides, there are 3 parameters in the educational methodology: program, education objective program, and program outcome. ये सारे ऐसे मेथोडोलॉजी हैं. प्रोग्राम का एजुकेशन ऑब्जेक्ट मेथोडोलॉजी क्या है, हमारे प्रोग्राम के एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, और प्रोग्राम का आउटकम क्या है, एंड कोर्स आउटकम क्या है. द फर्स्ट वन रिलेट टू द नॉलेज एंड स्किल. जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की, तो हम नॉलेज की बात करते हैं. जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के आउटकम की बात करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी स्किल डेवलप कैसी हो रही है. और जब हम सेकंड कवर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, फाइनली थर्ड वन इज रिलेट टू द स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन द स्किल एंड एटीट्यूड ऑफ द कोर्स. एंड दिस इज व्हाट द conceptual things and about the outcome based education, and this is what the benefit of the outcome based education. Activities, assignments and various kind of assessment aligned with the respective outcomes. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका अभी. Enable the teachers to assess progress. Furthermore, they can only use tools to develop customized tests according to skill and understanding level. अब ऐसा कुछ नहीं है कि साल भर में बच्चे का एक ही असेसमेंट होगा कि फाइनल एग्जाम मई के जून के महीने में हो रहा है और फिर जुलाई में रिजल्ट आता है और फिर जुलाई से दूसरे क्लासेस में शुरू हो जाती है. फेल हुआ तो फिर से पढ़िए. अब तो बच्चे का पूरा थ्रू आउट द ईयर असेसमेंट हो रहा है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू आउटकम बेस्ड एजुकेशन, and that is one of the best, one of the important benefit of the outcome based education. Varied instructional approach. Different types of instructional approach adopt किए जा रहा है. That is varied instructional approach. That is one size fit all or conventional approach of teaching is inadequate. जो भी सब्जेक्ट है हम पढ़ाए जा रहे हैं लेक्चर मेथड से, जो भी टॉपिक है हम अपना एक ही डर में पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी उसके कंटेंट मटेरियल्स हैं वो सब वही है. 20 साल 25 साल पुराने वाले जो हमने पढ़ा था वही 20 साल बाद हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड दैट ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दैट अप्रोच आई एम श्योर पार्टिसिपेंट दैट कैन नॉट ब्रिंग एनी आउटकम. एट द सेम टाइम स्टूडेंट फेल टू लर्न and upskill themselves through the outdated method. और ऑफ कोर्स वो तो असर पड़ेगा ही. जब आप आउटडेटेड रहेंगे तो बच्चे का भी आउटडेटेड माइंडसेट तैयार होगा. कोई उसके अंदर अप स्किलिंग नहीं होगी, कोई उसके स्किल में इंप्रूवमेंट नहीं होगा. Therefore, varied instructional approach that teacher implement under the outcome based education model, outcome based education technique are essential in this context. Likewise, they can create and rely on appropriate evaluation technique to assess students overall development. अब आप खुद सोचिए कि आज आप जब क्लास में जाते हैं, मेरे साथ क्योंकि ये वाकया हुआ तो मैं आपसे शेयर कर लूं कि जब आप क्लास में जाते हैं, बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट सीइंग द मोबाइल, मैसेजिंग द मोबाइल, और आप उसे कैसे रोकेंगे?
मैं भी जब पढ़ाना शुरू किया अभी कुछ दिनों, स्पेशली इट हैपेंस पोस्ट कोरोना पीरियड, थोड़ा और ज्यादा हो गया। जब कोरोना के बाद जो बच्चे आए, जो कोरोना के बाद जो ग्रुप आपके सामने आया, उनके अंदर ये मोबाइल फ्रेंडली एटीट्यूड ज्यादा डेवलप हो गया। तो मैं भी बड़ा परेशान रहता था। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा कि क्या किया जाए जिससे या तो इनके मोबाइल का सही इस्तेमाल हो सके या फिर मोबाइल छूट जाए। एक रोज मैं बैठे बैठे ऐसे आइडिया आया, मैं आपसे शेयर करूं, शायद आप लोगों के भी काम आ जाइए, और कितना काम आइए तो मुझे नहीं पता। मैंने बच्चों से कहा कि ठीक है, आप लोग 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग मोबाइल में ये टॉपिक ढूंढ लीजिए, गूगल में ढूंढ लीजिए, जो आपके पास ऐप हो उसमें ढूंढ लीजिए। बच्चे मोबाइल अपना ऑन किए, ढूंढना शुरू कर दिए। बच्चों ने ढूंढ लिया। मैंने कहा चलिए खड़े होकर बताइए क्या है इस टॉपिक में। मैं भी ढूंढ रहा था इन बिटवीन, मैंने भी ढूंढ के रखा था। मैंने कहा ये मिला आपको, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। मैंने कहा ये चीज ढूंढ लीजिए, ऐसे उसका लिंक है। सभी बच्चों ने अपने मोबाइल में, मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनके पास मोबाइल था, खासतौर से एंड्रॉइड, दे हैव जस्ट सर्च इट आउट द सेम टॉपिक। भाई ठीक है, आप सर्च कर लीजिए बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड इट्स एंड देयर एजुकेशन सिस्टम। बच्चों ने ढूंढ लिया। मैंने कहा भाई चलिए 1 बाय 1 पढ़िए, डिस्कस करते हैं। 1-2 दिन मैंने ऐसे किया। मैं आप लोगों को बताऊं माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि दूसरे दिन से मोबाइल ऑफ होने लगे। फिर मैंने कहा भाई ऑन करके पढ़ लेते हैं, चलो ऑन करो। तो कई बच्चों ने कह दिया चलो मोबाइल का बैटरी डाउन है। तीसरे दिन से बच्चे मोबाइल निकालना ही छोड़ दिए। मतलब विद इन ए वीक ये सारा एक्टिविटी हुआ। तो आई मीन टू से कि इट इज आवर ड्यूटी टू ब्रिंग देम आउटकम एजुकेशन। आप कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आपने अपना एम्स क्या बनाया, अपना ऑब्जेक्टिव क्या फ्रेम किया? पढ़ाने का फ्रेम किया तब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाने का फ्रेम किया तो नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ क्लास में डीलिंग देनी है, क्लास में लेक्चर देना है, क्लास में सिर्फ एक ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करके पढ़ाना है, तो आज का बच्चा, मैं आपको बता दूं कि ही इज नॉट रेडी टू रीड अकॉर्डिंग टू दैट। आप उनसे डिस्कस करिए, आप उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, टॉपिक पे डिस्कस करिए, उनको असाइनमेंट देके, प्रोजेक्ट देके उनको डिस्कशन में लाइए। आई एम श्योर दैट ही विल स्टार्ट लर्निंग with the same manner that outcome-based education suggests. Also, students can use various learning tools and mechanisms at their convenience to learn a skill or knowledge accordingly. Various learning tools. एक learning tool आपका मोबाइल है, दूसरा learning tool हमारे टैबलेट है, ये लैपटॉप है। हम इसे learning tools क्यों नहीं बनाते हैं? Why not we are trying to make it to develop our upskilling, increase our knowledge? Now, experiential learning. This is one of the important benefit of outcome-based education, that it always talks about the experiential learning, not conventional learning or traditional learning. Conventional or traditional teaching and learning system rely heavily on outdated mechanisms such as passive learning. Hence, a teacher-centric methodology is crucial to such mechanism. पहले जो हमारा मेथड था, हम टीचर सेंट्रिक पढ़ाते थे। हमको जो मालूम है दैट आई विल टेल, एनी हाउ आई विल टेल, आई विल टीच इन द क्लासरूम। बच्चे का इंटरेस्ट हो, बच्चा सुनना चाहता हो, बच्चा सीरियस हो ना हो, कोई मतलब नहीं हमें। हमें तो बस अपनी बातें बोल के चले आना है क्लास। दैट इज टीचर सेंट्रिक मेथोडोलॉजी, एंड ये इसका एक है। बट आउटकम बेस्ड एजुकेशन ऑफर ए स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम wherein teachers and students collaborate to establish a dynamic learning environment, जहां पे दोनों को रोल प्ले करना है, वन साइडेड बात नहीं होगी। एंड इट इज फैक्ट, अगर आपको साउंड चाहिए, आपको आवाज चाहिए, तो आपको दोनों हाथों से क्लैपिंग करनी ही पड़ेगी। एक हाथ से जितना भी हाथ हवा में घुमा ले, आवाज नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सेवरल एक्टिविटीज दैट गिव देम रियल टाइम एक्सपीरियंस। ऑल्सो इट हेल्प्स to gain a in-depth understanding of core topic and subject. जैसे आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, वो स्टार्ट कर देगा बात करना। मेरे क्लास में एक बच्चा है, मैं बीएड को भी एमएड को भी सभी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, एंड ही इज पार्शियली ब्लाइंड, विजुअली चैलेंज है पार्शियली। बहुत मुश्किल से उसे कुछ चीजें दिखाई देती हैं, एंड ही इज द मोस्ट एक्टिव एंड टॉकेटिव चाइल्ड ऑफ माई क्लास। सबसे ज्यादा बात करता है और सबसे ज्यादा वो डिस्कशन करता है क्लास में। तो ये आपको इन सारी चीजों को, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इस तरह से इंकरेज करना है और रियल टाइम एक्सपीरियंस को बात करनी है उसमें, एंड ऑल्सो हेल्प गेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स ऑफ कोर टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स। और जब डिस्कशन होता है
जब कोई इस तरह की बात होती है तो चीजें समझ में भी आती है, और तब जाके वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्किल की अगर हम बात करें, पार्टिकुलरली यहाँ पे पार्टिसिपेंट, तो स्किल कैन नॉट बी लर्न ओनली थ्रू थ्योरी मेथड, only on the basis of theory, only on the basis of lecture, until unless you will not adopt the method of teaching like doing, learning by doing, practical aspect. You cannot learn any skill, any new skill. Even you cannot up skill your old skills. So you have to go to the student-centric system. Self-directed learning. Self-directed learning is one of the most important, what I told you, the outcome based education का benefit जो है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे में बच्चों में lack of motivation and gradual detachment from the academics are two consistent issues that most students face. मैं अभी एक बात कर रहा था, कोरोना के बाद के जो बच्चे हैं, कोरोना के बाद का जो हमारा एकेडमिक जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, उसमें ये बहुत ज्यादा पाई जा रही है कि बच्चों में मोटिवेशन है ही नहीं है पढ़ने का। और मोटिवेशन तो छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो पढ़ाई से बहुत दूर हो गए। वो ये सोचते हैं कि बस किसी तरह से एडमिशन हो जाए, एग्जाम से पहले हम गूगल पे जाके या किसी से मटेरियल लेके शेयर करके पढ़ा के आ जाएंगे, लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, पढ़ के काम चला लेंगे। However, this innovative education model encourages the student to take an active interest in their learning process. Outcome-based education, which is known as innovative education model, सिर्फ यही जो है वो encourage कर रहा है, because it have the so many other benefits, so many other criterias that making it popular and fruitful for our coming generation as far as skilled population is concerned. Besides, students are already aware of the learning outcomes and objective of the course from the beginning. Therefore, they know the course action that must plan and implement to achieve the goal. आप अगर गोल कमजोर बनाएंगे तो बच्चे भी कमजोर होंगे, आप अगर गोल बेहतर बनाएंगे तो बच्चे भी बेहतर होंगे. It prevents them from going off track. Outcome based education prevent them from going off track, and even if they give into distraction moderately, they can return to the correct path. मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर बच्चे नहीं जानते होंगे तो शायद मेरे इस छोटे से एक्टिविटी से वो सीख गए होंगे कि भाई हर चीज मोबाइल में मिल सकता है पढ़ने वाला, सिर्फ मैसेज करना, मैसेज से बात करना, वीडियोज देखना और रील देखने ही काफी नहीं है. हमारे पास और भी ऐसे हैं जो सर ने करके दिखा दिया कि भाई सारे मटेरियल आप इसमें है. और मैंने ये अभी भी मैं अपने क्लास में कंटिन्यू रखा हूँ कि जरूर कोई किसी न किसी दिन, हफ्ते में 1-2 दिन ये कर लेता हूँ कि भाई आप लोग आप मोबाइल निकालिए, और या कभी कभी 5 मिनट पहले मैं बच्चों को मैसेज करता हूँ कि ये टॉपिक देख के आप पढ़ के रखिए. I know they don't have a books, they have only their in hand their mobile, and they will go on that. So why not go for a for some upskilling purpose? Why not they go for right direction? But that can only possible if we are able to make them self-directed learners. अगर हम उन्हें self-directed learner बना सकें तब तो हम उन्हें outcome based education दे सकते हैं. अब सवाल ये आता है कि बेनिफिट हमने डिस्कस कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिया, क्यों होना चाहिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन? एनीवन एज फार एज टुडेज सिनेरियो ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न? पार्टिसिपेंट्स 1-2 लोग जरा बताएं कि व्हाई आउटकम बेस्ड एजुकेशन. मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी. एनीवन, कैन यू हियर मी और नॉट? Yes, sir, we hear you, sir, clearly. प्रदीप जी आप बताएंगे? सर थोड़ा सा बना जो अपना एक्सपीरियंस है छोटा सा. जी जी. देखिए एक्चुअली आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्यों जरूरी है, बहुत सारे पहलू इसके हो सकते हैं, बट एक्चुअली अगर टुडे करंट सिनेरियो में हम बात करें तो दिस इज द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके गार्जियंस, उसके पेरेंट्स एंड ऑल्सो नीड ऑफ द सोसाइटी. अगर हमारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं है तो हम दूसरों से अलग कुछ नहीं कर पाएंगे. जैसे दूसरे हैं जो जिनके पास डिग्री नहीं है और जिनके पास डिग्रियां हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है. थैंक यू सर. ठीक है प्रदीप जी, आपने सही कहा, लेकिन आपको स्टूडेंट, पेरेंट्स और गार्जियन कहने की जरूरत ही नहीं थी. सारे लोग सोसाइटी में ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर द 3 मॉडर्न ट्रेंड्स. मॉडर्न जो ट्रेंड है ना, वो 3 ऐसे मॉडर्न ट्रेंड है जो मुझे लगता है कि दैट विल
वो कहते हैं ना कि जैसे कि पूरी हमारी एजुकेशन सिस्टम की कलई खोल के रख देगा। पहली जो मॉडर्न ट्रेंड है वो ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनस्किल्ड लेबर फोर्स, इसकी वजह से हमें जरूरत है। जाहिर सी बात आप लोग पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, बहुत सारे वाई के आंसर आते होंगे दिमाग में, पॉइंट आते होंगे, आप लोग उसे रखें, हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनस्किल्ड लेबर फोर्स, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे हैव डिग्रीज, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन एटसेट्रा। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि डॉक्टर्स की डिग्री लिए हुए हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर पेशेंट। इंजीनियर की डिग्री लिए हुए हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पुल और ब्रिज बना, और 1 महीना 2 महीने में ब्रिज डैमेज हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नीशियन है, डिग्री है उनके पास, बट दे डोंट नो हाउ, कैसे करना है। अभी हम आएंगे इस पे, थोड़ा और आपको हाईलाइट करेंगे आगे। स्किल्ड वर्कफोर्स टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमी एंड हायर एजुकेशन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जिसकी वजह से हमें बेहद जरूरी है कि हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन को लागू करें, वो ये कि आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है तो वो आपकी इकोनॉमी को, आपके हायर एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना आपसे ज्यादा आबादी में था, अब कम आबादी में है, आप फर्स्ट पे आ चुके हैं। उसके हर घर में कॉटेज इंडस्ट्रीज है, 5 साल 6 साल के बच्चे वहां पे वेरी, मतलब एक मैं बहुत अच्छे स्किल्ड है, क्वालिटी स्किल उनके पास है। आपके पास क्या है, मैं अभी आगे आपको शो करूंगा, कुछ डेटा भी मेरे पास है कि वर्कफोर्स बहुत है लेकिन स्किल वर्कफोर्स नहीं है। आप सोचिए कि अमेरिका से इंडियन लेबरर्स वापस किए जा रहे हैं। लेबरर्स में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री आपके पास है लेकिन स्किल नहीं है, तो आप स्किल वर्कफोर्स नहीं है, आप सिर्फ वर्कफोर्स है। अगर स्किल होता वर्कफोर्स तो फिर क्या पूछना। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, NEP focuses much on restructuring and regulating system. अब तो NEP ने कह दिया है भाई कि आपको करना ही करना आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आपको अपने एम्स ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, आपको अपने आउटकम कोर्स आउटकम डिसाइड करना है, आपको करिकुलम डिसाइड करना है, आपको सारी चीजें स्ट्रक्चर करनी है, और आपका असेसमेंट भी टाइम टू टाइम होना है, इवेल्युएशन भी टाइम टू टाइम होना है डिफरेंट फेजेस में, और फिर आपको ये भी बताना है कि आपने प्लेसमेंट कितना करा है। और प्लेसमेंट तभी होगा जब आउटकम बेस्ड एजुकेशन हम देंगे। प्लेसमेंट बिना आउटकम बेस्ड एजुकेशन के नहीं हो सकता। तो अब सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज को प्लेसमेंट सेल भी बनानी है, प्लेसमेंट टाइम टू टाइम करानी है। पार्टिसिपेंट्स, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेजर रीजंस आप कह सकते हैं इसके वजह से, या मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना ही होना है। लेट्स सी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनस्किल्ड लेबर फोर्स, और ये मैं जो डेटा दे रहा हूं ये इंडिया की मिनिस्ट्री का, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 61% इन 2011 टू 64% इन 2021। ठीक है, 3% बढ़ा है। जस्ट इमेजिन, अगर 1 करोड़ 100 करोड़ हमारी आबादी है, 150 करोड़ आबादी होने जा रही है, तो उसका 3% कितना होता है। जस्ट काउंट इट एंड इमेजिन। मैं आगे बढ़ता हूं। एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 65% इन 2036। तो 1% और 5% अगर बढ़ गया तो हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 7.5 करोड़ बढ़ जाएगी। अनस्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, या अनस्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। हाउएवर, द परसेंट ऑफ यूथ इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन टू 37% इन 2022। Continued vigilance and effective policy measures remain crucial to foster the sustainable job growth and secure the nation's future prosperity. India Employment Report 2024 ये कहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, हिस्टोरिकल डेटा मैंने पा गया था एक जगह से, मैं सोचा आपके सामने रखूं कि ये सिर्फ सितंबर तक का है 2024 का, कि ये हमारे वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है।
जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो सिर्फ एम्प्लॉय लोगों के लिए होता है, जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है उस पे 23 में 8% था, 2022 में 7% था, 21 में 5% था, एंड सो ऑन। देखते रहिए आप, आपको दिख रहा होगा सारा डेटा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं। स्किल वर्कफोर्स टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड हायर एजुकेशन। हियर आर सम फैक्ट अबाउट अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया। Percentage of unskilled labor workforce, only 4.7% of India workforce has undergone formal skill training. ठीक है, जितना हमारे पास वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 4% यानी 65%, सपोज कर लिए 60% है, तो 60% का 4% जो है वो सिर्फ फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग में जाता है। बाकी सब नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल स्किल ट्रेनिंग में है कि बाप दादा वो काम जानते थे मोटर मैकेनिक का, बाप दादा जानते थे ताला बनाने का, बाप दादाओं ने, हमारे फोर फादर्स ने काम किया, हम भी सीख गए, लेकिन वो स्किल फॉर्मल स्किलिंग नहीं है वो। प्रपोर्शन ऑफ कैजुअल लेबर, 30% ऑफ वर्क फोर्स इज कैजुअली एम्प्लॉयड, उनको कुछ नहीं आता है, विद द हाईएस्ट प्रपोर्शन इन एग्रीकल्चर। जैसे कि सबसे ज्यादा जो कैजुअल लेबरर्स हैं वो दोज हु आर नॉट परमानेंटली एम्प्लॉयड, आज हैं कल हट जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो 17% जो एग्रीकल्चर में है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में 9% है। मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, उसमें 2% ऐसे हैं जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। अब आप देखते होंगे, अक्सर सुनते होंगे कि दिल्ली से, हमारे वहां से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो लेबर फोर्स है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में चला जाता है, कहता है क्या करना है भाई, तो खेत की बुआई करनी है, तो वो कैजुअल लेबर्स में आते हैं। प्रपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, 52% ऑफ वर्क फोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अपना काम खुद कर रहा है, पान की दुकान है, छोटी सी रिपेयरिंग की दुकान है, इसकी दुकान है, उसकी दुकान है, वो उसमें एम्प्लॉयमेंट, विद 33% बीइंग ओन अकाउंट वर्कर एंड 18% बीइंग अनपेड हेल्पर। कुछ ऐसे हेल्पर हैं जो अनपेड हेल्पर है, क्या भाई तो आपको खाने पीने का मिल जाएगा, आप दिन भर काम करिए, दिस इज कॉल्ड अनपेड हेल्पर। एंड माय पार्टिसिपेंट्स, यू विल सरप्राइज टू नो, आई नो सो मेनी बीटेक स्टूडेंट्स हु आर अनपेड हेल्पर, कि वो अपने सीनियर के साथ लगे हुए हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं, और बस उन्होंने कह दिया कि भाई आपको लंच ब्रेकफास्ट वो मिल जाएगा और कुछ आपको टीए मिल जाएगा, आने जाने का किराया, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो जाइए। एंड दे आर रेडी टू डू सो, क्योंकि दे आर बीटेक। अब वो करें तो क्या करें, कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो शायद अगली कंपनी में उनके उस एक्सपीरियंस पे, उस स्किल पे, उस नॉलेज पे उनको जॉब मिल जाए। कैन यू इमेजिन फ्रॉम वेयर दे गॉट द डिग्री ऑफ बीटेक? डिग्री तो है भाई उनके पास, कहां से डिग्री मिली है उनको? सर्टिफाइड डिग्री है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से सर्टिफाइड होगी उनकी डिग्री। व्हाई इट इज सो? वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग? Of course, they have not received the outcome-based education. Now, proportion of workers with regular wages or salary 18%. Proportion of workers without higher secondary education 80% in India. Workforces. डिग्री ही नहीं है, स्किल की तो बात अभी दूर की है। Of course, we are talking about the skill India, no issue. I hope so that dream comes true as soon as possible. But just imagine, almost 80% of India's working age population does not have higher secondary education. Degree nahi hai abhi. Proportion of workers in informal sector, about 431 million of the workforce are in the informal sector. जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनफॉर्मल है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। जैसे नुमाइश है, इसमें बहुत से वर्कफोर्स लग जाएगा, 2 महीने 1 महीने बाद नुमाइश खत्म हो जाएगी, एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स हु आर 10th स्टैंडर्ड एंड बिलो 75%. पीपल हु से दे डू नॉट पास एनी स्किल एंड आर नॉट एम्प्लॉयड एट द 10th स्टैंडर्ड और बिलो, ऐसे भी लोग हैं। प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन रूरल एरियाज 65% of unskilled and not employed people in India resides in rural areas. जाहिर सी बात है, वहां पे 65% टोटल हमारे जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है
उसकी 65% जो वर्क फोर्स है वो रूरल एरियाज में है और अर्बन एरियाज में सिर्फ 35% है। पार्टिसिपेंट्स विद दीज डेटा विच वी हैव डिस्कस, मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लग गया होगा और अब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल। मैं डिग्री से कभी डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो हम डिग्री की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ नॉलेज से काम बनेगा? 80% लोग नॉलेज वाले रहेंगे हायर सेकेंडरी की डिग्री लिए हुए, तो वर्कर्स कहां से आएंगे, स्किल्ड वर्कर्स कहां से आएंगे? और अगर इस तरह का बीटेक मार्केट में होगा तो फिर ऐसे बीटेक करने से फायदा क्या? जस्ट इमेजिन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। हम अब दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड NEP 2020, institutional restructuring and consolidation. NEP is the first policy as far as after 37 and 38 years after the NEP, National Policy on Education, NPE in 1986 and Program of Action 1992, that talks directly about the institutional. Of course, if you want to bring outcome based education, तो आपको सिर्फ शराब बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बॉटल भी चेंज करना पड़ेगा। आप कहिए कि भाई हमने तो अंदर का कंटेंट बदल दिया, उससे काम नहीं चलेगा। The situation what the data shows, and that data is government data, you can challenge it, we can challenge it. कोई एनजीओ, किसी एनजीओ ने या किसी बायस्ड इंस्टीट्यूशन ने या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने इसको डेटा को इकट्ठा नहीं किया, एक गवर्नमेंट की एजेंसी जो मिनिस्ट्री ने इसको इकट्ठा किया, सेंसस ऑफ इंडिया ने इकट्ठा किया, और वो ये सिचुएशन बता रही। तो आप इमेजिन करिए अगर हकीकत में हम इसको इवेल्युएट कर दें, इस डेटा को सर्वे कर लें, तो पता नहीं और कहां तक हमारा डेटा जाएगा। That's why NEP emphasizes on institutional restructuring and consolidation. जरूरत इस बात की है कि अब सब कुछ फिर से शुरू किया जाए। More higher education institutions shall be established and developed in underserved and backward region. वो इलाके, वो पॉकेट्स इंडिया के जहां पे शुरू से कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश नहीं हुआ, अगर है भी तो सिर्फ स्कूल लेवल तक है, ना कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई IIT है, ना ITI है, ना कोई पॉलिटेक्निक है, इस तरह कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। NEP 2020 emphasizes that there should be and there must be established or developed and especially in backward region to ensure full access, equity and inclusion. The B part of NEP emphasizes that there shall be by 2030 तक be the least one large multidisciplinary higher education in or near every district. टारगेट तो यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जाए, जहां पे आर्ट्स भी पढ़ सके बच्चा, साइंस भी पढ़ सके, टेक्नोलॉजी का भी पढ़ सके, कंप्यूटर साइंस को भी जान सके, मेडिकल साइंस को भी जान सके, बायोलॉजिकल साइंस को भी जान सके, सारे साइंसेस को वहां पे पढ़ सके अंडर द वन अम्ब्रेला, अंडर द वन रूफ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में ऐसे इंस्टीट्यूशन खुल भी गए। The aim will be, now the coming on the next point, the aim will be to increase the gross enrollment ratio, that is GER, specifically in higher education, including vocational education. Education for all ने 100% literacy कर दिया, some of the states have received 100% literacy, like Kerala, Tamil Nadu, and some state of northeastern part of India, they have received 100% literacy. Some are struggling to increase their literacy rate from 70%, 80%. वो भी आने वाले दिनों में complete कर लेंगे. Now, the time and the turn is of higher education, including vocational education. और उसमें जो situation है वो बहुत ही बुरी है. If we assess it since independence, we will find very least enrollment ratio as far as gross enrollment ratio is concerned in higher education and vocational education. मैं डेटा यहाँ मेंशन भी किया शॉर्ट में, 26.3% इन 2018. टारगेट हमारा है कि हम 50% इसको ले आए 2035 तक. ग्रोथ विल बी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. एक से नहीं काम बनेगा, सिर्फ गवर्नमेंट करे या सिर्फ प्राइवेट के जिम्मे हो, ये पॉसिबल नहीं है कि वी कैन अचीव. यस,
पहले हम ग्रोथ करके फिर तो हम पब्लिक पे आ सकते हैं, बट देयर इज नीड टू जस्ट कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है. कीपिंग इन माइंड द पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, socially economically disadvantaged group. A stage wise mechanism for granting graded autonomy to the college through a transparent system of grade accreditation will be established. अब जरूरत इस बात की है, क्या करें भाई, हम autonomous college establish करें. College itself can start any course, any curriculum can develop by its college itself. There is no need of prior approval. Growth will be in both public and private institutions with a strong emphasis on developing a large number of outstanding public institutions. फोकस हमारा पब्लिक पे ही होना चाहिए, बट दोनों के डेवलपमेंट की जरूरत है. प्राइवेट को भी हम सपोर्ट करें और पब्लिक को भी सपोर्ट करें. अल्टीमेटली पब्लिक तो हमारा है ही है, गवर्नमेंट का तो पब्लिक सेक्टर है ही है. But if the private sector is approaching to any remote area, we have to facilitate them towards more holistic and multidisciplinary education. India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning. From universities such as Takshila and Nalanda are the best example. हम इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं हमारे पास. हम तक्षशिला नालंदा से शुरू किए थे, and just imagine where we are standing today. हमारा ऐसा नहीं कि हमने कोई नई कदम रखा है एजुकेशन की फील्ड में, हमने कोई नई कदम उठाया है अपने आप को डेवलप करने के लिए. वी हैव द गोल्डन हिस्ट्री इन आवर एंशिएंट पास्ट. हमने तक्षशिला तक को बनाया, नालंदा को बनाया और दुनिया को दिखाया कि वी कैन एस्टेब्लिश अ बेटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन. व्हाई नॉट टुडे इन द डेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द डेज ऑफ इनोवेशन? हम आज क्यों नहीं कर सकते वैसा? Assessment of educational approaches in undergraduate education that integrates humanities and arts and science. आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि साइंस का बच्चा आर्ट्स पढ़ ले, आर्ट्स का बच्चा दूसरा साइंस पढ़ ले, आर्ट्स का बच्चा दोनों पढ़ ले. Now this provision have been put forward in the NEP 2020. Education that integrates the humanities and arts with science, technology, engineering and mathematics have consistently shown positive learning outcome. एक आदमी इंजीनियर बन गया, अगर उसने ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी है तो उसे नहीं पता कि अगर इस ब्रिज के गिरने से कितने लोग नुकसान में हो सकते हैं, इस अपार्टमेंट के कोलैप्स होने से कितने लोगों की, बच्चों की, औरतों की, बूढ़े लोगों की जाने जा सकती हैं. बिकॉज ही हैज नॉट स्टडीड ह्यूमैनिटीज. बचपन में कभी पढ़ा दिया गया था उसको तो वो जान रहा था. अब उसके अंदर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की कोई वो नहीं है. ही डोंट नो द ह्यूमन टच बिकॉज ही इज द इंजीनियरिंग स्टूडेंट. नाउ देयर इज अपॉर्चुनिटी to integrate education, science with mathematics, engineering with technology, technology with humanities, humanities with art. A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human being. All facets of the education system must be developed. सिर्फ बोलना अच्छा जानता है, जानता कुछ नहीं है. किताबी कीड़ा है, लेकिन जब पूछा जाता है तो पता ही नहीं. This is not holistic development. That's why holistic and multidisciplinary education would be aimed to develop all capacities of human being, whether it is intellectual capacity, aesthetic capacity. Aesthetic means beauty capacity, social capacities of a child, physical capacity of a child, emotional balance of a child, and moral in an integrated manner. ये सारी चीजों का आप ये समझिए कि एक इंटरेक्टेड कॉन्सेप्ट अगर हम डेवलप कर लें, then we can say that we are providing an outcome based education. Optimal learning environments and support for students. Effective learning requires the comprehensive approach that involves appropriate curriculum, engaging pedagogies, continuous and formative assessment, and adequate student support.
Now NEP talks that this should be provided. This will be provided. That curriculum, appropriate curriculum हो, engaging pedagogy हो. ये नहीं कि बस टीचर बोल रहे हैं, बच्चे बैठ के उल्लू की तरह देख रहे हैं और हमने अपना बोल दिया, बच्चों को समझ में आया ना आया. No, simply monotonous class. We have to use such type of pedagogy which are engaging the children in your teaching learning process. Continuous and formative assessment. हर महीने का असेसमेंट होना चाहिए, फॉर्मल वे में होना चाहिए. एंड एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट. बच्चे की जो जरूरत हो, नीड बेस्ड जरूरत जो वो उसे प्रोवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट जो है ऑप्टिमम लर्निंग में करिकुलम डिजाइन की बात होगी. पेडागोजी, कौन सी पेडागोजी कैसे इस्तेमाल की जाएगी. कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द क्वालिटी लर्निंग along with resource and infrastructure. Then we can lead toward the outcome based education. Participants, these are the provisions which are very nicely kept and mentioned in our NEP 2020, such as quality of libraries, classroom, labs, technology, sports, recreational areas, student discussion space, and dining areas. A number of initiatives will be required to ensure learning environment and engaging and supportive as well as the enable the all students to succeed. ये इतने सारे provisions हैं. Of course, they are yet to implement, and future we will implement it. Without implementation, we are just teaching to are not human being. We are not making them outcome based education. We are not making them outcome based education. We are not providing them outcome based education. We are not making them a skilled personality. सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं. जब एप्लीकेशन की बात आती है तो बच्चा हमारा शक्ल देखता है और हम बच्चे की शक्ल देखते हैं. दिस इज द सिचुएशन. दैट्स व्हाई NEP very in detail discuss about the outcome based education and its policy. Now today NEP 2020 talks about the internationalization of education and global citizenship. Whether my product is my child. Whether my child, my students is able to beat the global challenges, or our education system is in such a way that attracting the international students, India will be promoted as a global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore the role of a Vishwa Guru. हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और होप सो कि one day we will be Vishwa Guru, but for that purpose we have to cross the various barriers. An international students office at each higher education institution hosting foreign students will be set up to coordinate all matters relating to welcoming all supporting students arriving from abroad. तो ये प्रोविजन है. दूसरा है रिसर्च टीचिंग कोलैबोरेशंस एंड फैकल्टी स्टूडेंट्स एक्सचेंज with high quality foreign institution will be facilitated, and relevant mutually beneficial memorandum of understandings with foreign countries will be signed. अगर memorandum of understanding ज़्यादा sign होता है दूसरे countries से, तो of course we will be able to attract, invite the students belonging to the different countries, and that will create outcome-based education. A legislative framework facilitating such entry will be put in the place. जैसी बात है, जब इस तरह के हम काम करेंगे तो हमें उसके लीगल इश्यूज को भी देखना पड़ेगा, लीगल एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा. NEP 2020 already mentioned that universities should look into these type of matter. Furthermore, research collaborations and students exchange between Indian institution, global institution will be promoted through specific efforts. कुछ स्टेप्स ऐसे लेने होंगे कि हम दूसरों के वहां भेज सके अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को अपने वहां बुला के पढ़ा सके. Credits required in foreign universities will be permitted where appropriate as per the requirement of each higher education institution.
उनके वहां क्या क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है, क्या मार्क्स दिए जाते हैं, कैसे इवेल्युएट किया जाता है, उसको अपने वहां के क्रेडिट से कंपेटेबल बनाना पड़ेगा टू बी काउंटेड फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री, तभी तो उन्हें डिग्री अवार्ड करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, दैट विल आल्सो suggested by NEP 2020. Students are the prime stakeholder in the education system. Vibrant campus life is essential for high quality teaching learning process. हम समझते हैं कि हम पढ़ाएंगे अच्छा है, ना पढ़ाएं अच्छा, तो इससे कैंपस के माहौल का क्या लेना देना। There is chaos if the teachers are not teaching in any campus, college, university. There is a chaos will persist among the students. Towards this end, students will be given plenty of opportunity for participating in sport, culture, arts clubs, eco clubs, activity clubs, community services, projects, etc. In every education institution, there shall be counseling system for handling stress and emotional adjustment. मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने कॉलेज में काउंसलिंग सेंटर्स हैं, नहीं है तो किस कंडीशन में है, फंक्शनिंग में है, नॉन फंक्शनिंग में कोई काउंसलर है, या टीचर में से ही किसी काउंसलर को बना दिया गया काउंसलर। बट दिस इज मैंडेटरी कमिंग डेज। यूडीसी विल आस्क यू, एनसीटी विल आस्क यू, यूडीसी के अलावा आपका एनईपी 2020 की टीम भी कैन आस्क यू वेदर यू हैव इंप्लीमेंटेड एनईपी 2020 रूल्स फॉर दिस पर्पस। फर्दरमोर, a systematized arrangement shall be created to provide the requisite support to students from rural backgrounds, including hostels. Of course, rural students are more backward and socially economically disadvantaged section of the society, so there must be some lucrative ideas as well as provisions for them to attract them to join the institution, to bring them from the rural background to the urban background and provide them hostel facilities. This is very most and crucial point, participant, that NEP 2020 also suggested and supports for financial aspect as far as this implementation is concerned. Financial support for students. Financial assistance to the students shall be made available through the various measures. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है और प्रोविजन भी रखा है कि जो बच्चों को इस तरह से प्रोवाइड कराया जाए। एफर्ट्स विल बी मेड टू इंसेंटिवाइज the merit of students belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, and other socially, economically disadvantaged group of the society. ये इसको हाईलाइट किया गया है कि इनको भी हम स्टूडेंट्स मेरिट फॉर इंसेंटिव्स देंगे। दूसरा जो है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी एक्सपेंडेड टू सपोर्ट एंड फॉस्टर द ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग स्कॉलरशिप। अब हम अगर चाहें तो पोर्टल पे देख सकते हैं कितने बच्चे स्कॉलरशिप पा रहे हैं, क्या क्या तरीका उनका है, और उनका फिर उस हिसाब से प्रोग्रेस असेसमेंट कर, यू आर रिसीविंग a handsome amount as far as your scholarship is concerned, then why you are not interested in doing your research work, why you are not doing your work on? That is what the national scholarship portal. Private higher education will be encouraged to offer larger number of free ship and scholarship to their students. NEP have provisions for direction for the private higher education institution कि वो भी आगे आए और ऐसे कमजोर बच्चों को इनकरेज करे, उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे, और उनके साथ ये पॉसिबल है स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ मनी के मदद के चांस में आप कर सकते हैं। वेरी इजीली यू कैन डू दैट। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी मेंबर, कहते हैं ना कि वो सबसे बड़ी जो बात है वहां पे अब यहाँ पे आके रुकती है। हाउ वी कैन मोटिवेट आवर टीचर्स, हाउ वी कैन मेक देम एनर्जाइज टू आवर टीचर फैकल्टी मेंबर, एंड हाउ वी कैन मेक एंड enhance the capacity and capability of the faculty members. Participant, the most important factor is the success of higher education institution is the quality and engagement of its faculty. स्कूल में बच्चा पढ़ ले रहा है, फेल हो जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, आपने कैसे पढ़ाया। लेकिन हायर एजुकेशन में जहां पे वेयर वी पीपल आर इन्वॉल्व, वी विल बी ऑलवेज पुट इन द क्वेश्चन बॉक्स
कि हमारे बेटे का तो इतना नंबर क्यों आया, हमारे बेटे को तो कोई जॉब ही नहीं मिली, फला कॉलेज में पढ़ा तो कोई नौकरी नहीं मिली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in the success of higher education institution in the quality and engagement of its faculty. और जब भी कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सक्सेस वो सिलेक्शन करता है तो इन सारी बातों पे जरूर ध्यान रखता है। Acknowledging the critically of faculty in achieving the goals of higher education. क्रिटिकली आपको एक्नॉलेज करना है कि आपने ये काम तो अच्छा किया लेकिन ये अच्छा नहीं किया। Acknowledging the critically the faculty members in achieving the goals of higher education. उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है compensation level of permanent faculty in public institution have also been increased substantially. कुछ ऐसे भी हैं जो आपको टीचर को मोटिवेट करना है, टीचर को एनर्जाइज करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कुछ करना भी ना पड़े और हो जाए। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि यू कैन इंक्रीज द सैलरी ऑफ द टीचर। मोटिवेट होंगे आप। अगर देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो प्राइवेट एम्प्लॉय किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं रुकता है अनटिल अनलेस कि जब तक उसको उससे बेस्ट ना मिले। दैट इज मोटिवेशन। एनर्जाइज, यू हैव टू बी वेरी मच एनर्जेटिक टू टीच इन द क्लासरूम, to teach in the hall, to teach the student, to teach the subject, to deliver the content, and capable भी होना चाहिए कि any situation अगर क्लास में होगी हम उसे समझ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है हम उसे डिस्कस कर लेंगे, डील कर लेंगे। Various initiatives have also been taken towards providing faculty with professional development. Various professional development scheme चलाए गए। This is one of the important occasion in which we are discussing about outcome-based education, NEP 2020 and its sensitization and orientation program organized by HRDC. I would like to congratulate to the organizer कि उन लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमारे इतने सारे फैकल्टी मेंबर को मोटिवेट किया। And they came to know also some new things. If I success to deliver, increase in the status of academic profession. सिर्फ पैसे नहीं, प्रोफेशन को भी, एकेडमिक प्रोफेशन को भी इंक्रीज करिए। मोटिवेशन म्यूट कर ले, कौन सा है म्यूट कर ले जरा। कमलेश जी माइक म्यूट करिए प्लीज। My participants, teaching duties also will not excessive and the student teacher ratio not too high. आउटकम बेस्ड एजुकेशन का दूसरा पहलू देखें। आप देखिए अपने क्लासेस पे एक बार नजर दौड़ाइए, कहाँ से आउटकम आएगा? तो बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं। So that the actively कमलेश or activity of अनम्यूट कर लीजिए। so that the activity of teaching remains pleasant. आप कम बच्चे होते हैं थैंक्स टू दी ऑनलाइन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन आइदर साइड जो चैलेंज है वो आपको दिख रहा है कि मैं कितना भी कंसंट्रेट कर लूं प्रॉब्लम इज देयर। तो अगर ऑफलाइन की बात है, अगर ड्यूटीज की बात है तो एक्सेसिव ड्यूटी नहीं होना चाहिए टीचर का। स्टूडेंट टीचर रेशियो शुड बी मेंटेन एज पर नॉर्म्स, और उस सिचुएशन में पढ़ाने का जो प्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा that surely bring the outcomes and that outcome will be positive. Faculty will be given the freedom to design their own curriculum and pedagogical approach. यहाँ पे मैं एक चीज बात आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि हमारे जो पुराने जब ट्रेडिशनल गोल, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल कंटेंट को भी, ट्रेडिशनल टॉपिक को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू NEP 2020 जिसने ये बात कही कि फैकल्टी विल बी गिवन फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन करिकुलर एंड पेडागोजिकल अप्रोच। आमतौर पर होता क्या है कि ऊपर के लोग बनाते हैं करिकुलम, डिजाइन करते हैं करिकुलम, वो डिसाइड करते हैं कैसे पढ़ाना है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है, और पढ़ाना जो 20 साल बाद पढ़ के आया है।
म्यूट कर देते कोई तो बड़ा अच्छा रहता। सर इट्स कमलेश कुमारी मैम, नॉट सर आई थिंक। ओके ओके ओके, नहीं मेरे पास तो है कि अभी डिस्टर्ब हो जाएगा स्लाइड, इसलिए मैं यहाँ से इनको म्यूट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सीलेंस विल बी फर्दर incentivized through appropriate rewards, promotions, recognitions and movement into the institutional leadership. ये भी बहुत जरूरी है। If you want to bring outcome based education, you have to incentivize your faculty members, your teachers, your staff members, so that outcome may come out. Meanwhile, faculty not delivering on basic norms will be held accountable. अगर फैकल्टी जो है वो डिलीवरिंग बेसिक नॉर्म्स में नहीं पढ़ा रही है तो उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उसको ब्रेक पुट इन द बार, सवाल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटकम बेस्ड प्रोफेशनल कोर्सेज का जो रिलेशन है टेक्निकल कोर्सेज का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा शुरू से रहा है। Outcome-based education is educational approach that focuses on clearly defined outcomes of students to achieve their goals. It provides measurable and observable standard and course outcomes that describe the skills and knowledge students should have by the end of the course. ये COS जो हम फिक्स करते हैं, that is course outcome. Outcome-based education does not have a specific teaching or assessment method, but it does require alternative assessment like rubric. अपना इसका कोई मेथड नहीं है। Outcome-based education simply tries to identify the most suitable method of teaching, pedagogy of teaching, which can enhance our outcome, which can bring outcome-based education. That's all. Professional vocational courses are different from normal courses like MA, BA, BSc, BMSc, MCom, BCom, etc. Much budget and much infrastructure is required. BA, MA और BSc, MSc में और MA, BA में, MCom, BCom में उतना बजट की जरूरत नहीं है जितना कि हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में जरूरत है। प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज should have outcome-based education and quality assurance. Participant, this is the last question of my this discussion. That I want to know, can we quantify quality? क्या हम क्वालिटी को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्वालिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? Anyone? Yeah, of course, definitely sir, we can do sir. कैसे? क्वालिटी अगर हमारे पास है तो definitely we would be capable to give the quantity sir. First we need quality, then quantity comes after that. और कोई? Anyone other? आवाज आई थी भी किसी की? हाँ जी बताएं। This is Dr. Ajay Kumar. In science subjects, actually, if talk about physics and chemistry and talking about some, composite or some things inside. So the purity we are the quality, which is pure, 99.9, 99.8. So there is a scale, but overall in general अगर हम क्वालिटी की बात करें सर तो हम कह सकते हैं ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये बच्चों की है। पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा हम किस क्वालिटी की बात करें। चलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। कितना ब्यूटीफुल है भाई? 100 ब्यूटीफुल है, 200 ब्यूटीफुल है, कुछ कर सकते हैं सर। क्वालिटी है, ये ब्यूटी क्वालिटी है। चलिए हम जवाब ढूंढते हैं इसका। What you can not measure, you cannot control. अगर आप किसी चीज को मीजर नहीं कर सकते हैं तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपके ड्राइविंग सीट के सामने जो मीटर चलता है जो बताता है 20, 40, 80, 120, आपकी सुई उस पर पहुंचती रहती है, तो क्या करते हैं आप? अगर वो नहीं होता तो एनीवन नहीं होता वो मीटर, तो आप गाड़ी को able to regulate the speed. यस अगर आप नहीं, मेरा मतलब जो यहाँ पे कहने का है कि अगर वो मीटर नहीं होता तो आपके पास कंट्रोल भी नहीं होता है।
जैसे ही 80 से ऊपर बढ़ती है आप खुद ही कंट्रोल में आ जाते हैं. So if you cannot measure temperature, you cannot control. आपको पता चलता है गर्मी लगने लगी तो आप एसी ऑन कर देते हैं, सर्दी लगने लगी एसी बंद करते हैं. इट मीन्स यू आर मेजरिंग समथिंग ना. इफ यू कैन नॉट मेजर स्पीड, you cannot control it. And if you cannot measure quality, you cannot control it. क्वालिटी को अगर आप मेजर नहीं कर सकते हैं तो आप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं. बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी. असेसिंग एंड अटेंडिंग ऑफ क्वालिटी इज द की टू क्वालिटी अटेनमेंट एंड इनहेंसमेंट. क्वालिटी का अटेनमेंट होना, असेसमेंट होना, मेजरमेंट करना ही क्वालिटी को बढ़ाना और घटाना और उसको हासिल करने वाली बात होगी. अगर हम इसको क्वालिटी को अटेन नहीं कर सकते हैं, इसको असेस नहीं कर सकते हैं, तो आप क्वालिटी को अटेन भी नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर पे नहीं पहुंच सकते हैं और क्वालिटी को फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते. तो माय डियर फ्रेंड, क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड, क्वालिटी कैन बी क्वांटिफाई, यानी क्वालिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. 2-3 चीजें हैं, मैं एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बता के अब कंक्लूड करूंगा, आप लोगों की ओपिनियंस को लूंगा. लेवल ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन. अप्रूवल, अगर हमें क्वालिटी की बात करें तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है हमारा अप्रूवल का होता है. टेक्निकल एजुकेशन में हमें पता है AICTE से मिल जाता है. ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो सर्टिफाइड देती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. एक्रेडिशन, जो basically that is third point is more relevant for us, that is quality check plus mutual recognition. ये एक्रेडिशन, और उसमें एक इंपॉर्टेंट जो बॉडी हमारी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल जो कि बेंगलोर में है, एंड NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन. ठीक है. जब NAAC विजिट करती है तो हमारे इंस्टीट्यूशन को क्या करती है, वो एक्रेडिट करती है, क्वालिटी बताती है कि आपकी इंस्टीट्यूशन जो है वो B ग्रेड है, B+ है, A ग्रेड है, A+ है या A++ है. NBA जब आपको वो करती है, विजिट करती है, तो आपके कोर्स को एक्रेडिट करती है कि आपका ये कोर्स चलने लायक है कि नहीं है. आपका ये कोर्स, आप चाहते हैं कि हम NAAC से एक्रेडिशन ना कराएं, हमारा तो सिर्फ कोर्स का मामला है, तो हम सिर्फ अपने कोर्स को कराएं, तो यू विल अप्रोच टू द NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन. लेकिन आप चाहते हैं हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिशन हो जाए, उसमें कोर्सेज भी आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो यू हैव टू अप्रोच द NAAC. Accreditation is a formal recognition of an education institution or program by an external agency on the basis of impartial assessment of the attainment of a specific requirement against well-defined criteria. जो आपको एक well-defined criteria मिला हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपने किन किन क्राइटेरिया को परफेक्टली फुलफिल किया और किन किन में भी आपको फुलफिल करना है. दैट इज on that basis you will be accredited A+, A grade, A-, whatever. अब सिग्निफिकेंस की बात कर लें कि क्यों हमें कराने की जरूरत पड़ती है. सिग्निफिकेंस है नेशनल लेवल. सबसे पहले आप जब एडमिशन की बात करते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए गार्जियन, बीइंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम देखते हैं भाई कि यूनिवर्सिटी को A ग्रेड है कि B ग्रेड है. गलगोटिया को A ग्रेड मिला है कि A+ है? नहीं, गलगोटिया को तो A+ है, लेकिन बगल में एक और नारायणा है, उसको A++ है और फीस बराबर है. whom you will approach? Of course you will go for the one who had got maximum accreditation points. और अब पेरेंट्स नहीं, अब तो स्टूडेंट भी वेरी कॉन्शियस हो गए हैं, ग्रेट कॉन्शियस, टू सेलेक्ट द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम ऑफ एडमिशन. एम्प्लॉयर्स इन डिसाइडिंग अबाउट देयर इंस्टीट्यूशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स. अब एम्प्लॉयर भी देखता है कि आप कहां से पढ़े हैं. Institution to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies. और इंस्टीट्यूशन भी अपना फायदा देखता है. ये इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर हमें A+ मिल गया तो हमें तो कोई कोर्स शुरू करने के लिए UGC से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है. A++ मिल गया तो we can open the new departments, even new faculty we can start. So these are the significance. Institution is
in deciding about the transfer of a student from one institution to other institution. ये accreditation decide करेगा कि आपका A grade institution है, दूसरा एक और A grade institution है, उसके किस तरह से credit transfer हो सकते हैं. That all depends on the accreditation. That's why this is one of the significance of accreditation. Significant at international level, mobility of students for pursuing higher education studies and employment in other countries. That is the benefit of accreditation, and that accreditation automatically leads to the एक 2-3 मॉडल हैं, इसकी मैं आपको बता दूं बहुत शॉर्ट में. मिनिमल मॉडल does not encourage continuous improvement. Input output model, outcome model, that crop yields in what matters ultimately. ये 3-4 मॉडल्स हैं जिसको आउटकम बेस्ड एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. That is what, if your institution is accredited, if your, whether it is NAAC based accreditation और आप दूसरा देख सकते हैं उस किसी भी तरह से accredited है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी NAAC है और जो भी रेटिंग उसकी है उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटकम बेस्ड एजुकेशन डिटरमाइन होगी. Starting with clear picture of what is important for a student to be able to do, and the organizing the curriculum, delivery and assessment to make sure learning happens. This is what basically the prime aims and objective of outcome-based education. Participants, until and unless all the policies and program will be kept in the almirahs of the ministry and various institution and academic bodies, until it will not be successful, until unless we will not contribute to bring on the ground of those policies and programs to change the scenario what we have seen earlier in the form of data, that how much people are unemployment and those who are employed, how pathetically they are employed. हम पढ़ाएं जिसको और वो बच्चा कल रोड पे ऐसे घूमते हुए मिले तो ये उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे को नहीं सोचना है, हमें उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है या फिर हमने क्या दिया इसको. And for that purpose, NEP suggested that there must be overall and restructure. I mean to say that radical change should be taken place. And thanks to NEP that he has thought about this, there should be outcome-based education in each and every education institution, especially in higher education as well as vocational education institution. With these words, my participant, thank you very much. Thank you to all of you for listening me patiently. If you have any query, question or suggestion, you are most welcome. Sir, I have a question that Thank you, sir. what we taught in our college and what is needed by industry. So there is a gap that needs to be bridged. So I think that is where outcome-based learning comes into picture. आपको कहाँ पे गैप लगता है? Sorry, आप sir? बताइए, आप अपने आप भी हमारे तरफ फैकल्टी मेंबर है. Where you find gap? So gap in the skills that industry needs. Of course, outcome based जो एजुकेशन है वो स्किल पे फोकस कर रहा है. हम और आप बच्चे को पास कर देते हैं लेकिन वो स्किल नहीं जानता है, हम उसे डिग्री दे देते हैं. आप शायद ताज्जुब करेंगे, यू विल सरप्राइज टू नो कि आज का ग्रेजुएट बच्चा एक अच्छे से एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, चाहे वो हिंदी में लिखने की बात हो चाहे वो इंग्लिश में लिखने की बात हो. क्यों? कहाँ पे कमी है? इंडस्ट्रीज की क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और इंडस्ट्रीज क्यों ले उसको तो एक लेटर ड्राफ्ट करने नहीं आ रहा है और डिग्री उसके पास ग्रेजुएशन की. Flow is from our side, that I understand. Of course, not only from our side. I have given you so many points. Each and every point is equally responsible. ऐसे तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी आई है उसने ये नहीं कहा कि टीचर को बदल दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि टीचर को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए. उसने कहा कि सब चीज बदलने की जरूरत है. करिकुलम, सिलेबस, सिलेबाई, आपका टीचर्स टीचिंग मेथड, पेडागोजिकल स्किल्स, मटेरियल, कंटेंट. And I hope so when this aspect will be implemented, that's why I am sensitizing you, I am orienting you. Be ready for this. If you don't know the skills of pedagogical skill, improve yourself. Try to learn, try to get admission in such kind of courses, such kind of
programs like HRDC is organizing in Aligarh Muslim University, Aligarh. Attend such kind of seminars, conferences where outcome-based education are being discussed. Okay, sir? Okay, sir. Thank you. जी सर बताएं. Any other questions, query? हाँ सर, मेरी एक क्वेरी है, बस एक्चुअली कभी कभी एक बैलेंस की बात आती है सर. जैसे कभी हम कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत, और कभी हम इंकरेजमेंट और मोटिवेशन की बात करते हैं. जी. तो सर जो हमने पहली बात कही, भय बिन होत न प्रीत, पहले देखा जाता था कि हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आता था 33% 34% आया करता था सर. और मतलब बच्चों के मन में कहने का ये रहता था कि हमारा बोर्ड है, हमारा एग्जाम है, हमको पढ़ना चाहिए. कहीं ना कहीं मतलब वो गैप क्या है बच्चों के बीच में सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ. मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, या हमको एक बैलेंस. सर हमें देखिए, हम एक चीज आपको बताएं कि जो सिचुएशन में आपने जो एग्जाम्पल दिया वो उस सिचुएशन में बेहतर था. आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, इनोवेशन का जमाना है, स्किल का दौर है. तो आज हमें बच्चे को स्किल भी बनाना है साथ साथ. प्रैक्टिकल नॉलेज. यू आर वेरी राइट, बट व्हाट आई फील कि जब मास एजुकेशन की हम बात करते हैं, अपने यहाँ कॉलेजेस की बात करते हैं, there are students which are from interior and actually what happens, जो हमने स्किल के कोर्सेज प्लान कर रखे हैं. सर मैं आपकी बात समझ गया. तो मैंने कहा तो है कि ओवरलोडेड होगा तो कैसे पढ़ाएगा. बिल्कुल सर, बिकॉज आप भी इस चीज को फील करते होंगे. कभी कभी क्या होता है कि हमें टीचर जो है वो हफ्ते में कितनी क्लासेस लेगा. दैट नॉर्म्स मस्ट बी फॉलो होना चाहिए. बिल्कुल सर. तो वही है जो एनईपी ने कहा है, एक्चुअली एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर उसका हो तो बहुत बहुत बेहतर है. आपकी बात मैं समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं. जब तक ये ग्राउंड लेवल पे नहीं आएगा तब तक हम अभी कुछ नहीं कह सकते. इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल गोइंग ऑन इन प्रोसेस. जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं. गुड इवनिंग सर. जी प्रवीण कुमार सर, डॉक्टर प्रवीण कुमार. एक्चुअली सर बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एनईपी 2020 एंड आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस. एक सिंपल क्वेश्चन मैं सर जनरली जानना चाह रहा हूँ जी. क्या हमारी कोई भी शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी पॉलिटिकल रेफरेंस से या पॉलिटिक या राजनीति से प्रभावित होती है? क्या ऐसा क्वेश्चन है सर? मैं मानना है सर, आई मे बी रॉन्ग सर. आपका अपना ओपिनियन है, मैं भी अपना ही ओपिनियन दूंगा. देयर वी हैव फेज 2 and 3 पॉलिसी. एटलीस्ट हमने पॉलिसी बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन अपने आंखों से जो देखी है वो 2-3 ही देखी होंगी. ठीक है. तो हमारा जो वे आउट होना चाहिए, हमारा जो लाहे अमल काम करने का जो तरीका होना चाहिए, वो हमेशा उस चीज को देखना चाहिए कि क्या बेनिफिशियल है. कोई पॉलिसी गलत नहीं होती है, चाहे वो कोठारी एजुकेशन कमीशन रहा हो या फिर राधा कृष्णन कमीशन की रिपोर्ट रही हो, एनईपी 2020 रही हो, प्रोग्राम ऑफ एक्शन रहा हो, प्रोग्राम आपके एनईपी 1986 रही हो. कोई गलत नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर यही मेरा क्वेश्चन था. हो जा रहा है तो ठीक है, पॉलिसी गलत नहीं होती है. सर कहीं ऐसा नहीं कि केवल एक दस्तावेज बन के ये रखा रह जाए, क्योंकि जिस कोठारी कमीशन का भी आपने जिक्र किया, अगर आप कोशिश हम और आप कोशिश नहीं करेंगे तो रखा रह जाएगा. अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड नहीं करते तो शायद और आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में उतना नहीं जान पाते जितना पहले आप जान रहे थे. कुछ एडिशन ही हुआ होगा, आई एम श्योर. तो एफर्ट करने की जरूरत, हम लोग एफर्ट कर सकते हैं. हम लोग किसी के माइंडसेट को, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, इसको चेंज नहीं कर सकते. हाँ, आने वाली जनरेशन में हम वो चीजें इनकलकेट करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल्स को क्वालिफाई कर रही है, जो हमारे नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है. थैंक यू सर. सर एक्चुअली टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो ओबीई की बात आपने की थी. जैसे हम लोग कोर्स के सीओ और पीओज की हम लोग बात करते हैं सर, तो इसका कोई मेथड है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर या हाउ कैन वी फॉर्मेट सीओज एंड पीओज फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स सर एंड प्रोग्राम सर? देखिए, वो टोटल क्रेडिट पे हम डिवाइड करते हैं कि माइनर पेपर है तो कितना क्रेडिट का होगा, मेजर कोर्स है तो कितना क्रेडिट का होगा, और टोटल हमारा कोर्स का क्या है मामला. तो उस पर हम डिवाइड करते हैं उसको. और जाहिर सी बात है, जिस कोर्स का क्रेडिट कम होगा उसके हम ऑब्जेक्टिव भी कम होंगे.
अब आप मेजर पेपर के सब्जेक्टिव माइनर पेपर में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए तो वो वही हो जाएगा जो मैंने कहा आपसे कि ओवरबर्डन हो जाए, वो हो जाएगा, अनरियलिस्टिक आपके एम सब्जेक्टिव हो जाएंगे, रियलिस्टिक नहीं रहेंगे। तो हमें रियलिस्टिक भी होके काम करना है। प्रवीण सर समझ गया आप? या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. डॉक्टर प्रवीण। यस सर, आई एम डॉक्टर हियर सर, प्रवीण? आई एम हियर, आई एम हियर सर। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सर का वोट ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू सो मच सर। Thank you, a very big thank to MMTC AMU and DS College Aligarh, Dr. Surendrapal sir, Dr. Faiza Abbasi madam, डॉक्टर आफ्ताब अहमद सर। सबसे पहली बात तो बड़ी अच्छी मुझे यूँ लगी कि यू आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और ये मेरा गुड लक है कि आई एम ऑल्सो द टीचर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सर। थैंक यू सर, लेकिन अच्छी बात मत कहिए वरना बायसनेस हो जाएगा यहाँ पे। नहीं सर, वाकई मेरा गुड लक है सर, वाकई आई एम वेरी लकी सर। सर एक्चुअली आपका जो सेशन था इट वाज ऑसम एंड यू स्टार्टेड योर लेक्चर फ्रॉम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, डिग्री और स्किल्स। और सर माना उसको आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से ओबीई के साथ जोड़ते हुए कि किस तरह से हमारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। देन यू आल्सो कोरिलेट दैट विद एनईपी, और एनईपी के साथ साथ यू आल्सो कोरिलेट दैट नैक एंड एनबीए सर, सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या जहाँ जो एक्रीडेटेड जो संस्थाएं होती हैं जो मूल्यांकन करती हैं सर। एंड यू आल्सो डिस्कस्ड द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओबीई, आउटकम बेस्ड एजुकेशन सर। बहुत सारी चीज़ें सर आपने कि उनके साथ साथ डिस्कस की, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं। यू ऑल्सो डिस्कस कि ओबीई की विद एनईपी के साथ किस तरह से उसको जोड़ा गया है, एनईपी 2020 किस तरह ओबीई को क्लैरिफाई करती है, क्लासिफाई करती है, एंड और ओबीई के द्वारा ही कैसे हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन अचीव कर सकते हैं सर। सो सर यू ऑल्सो फोकस्ड ऑन होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात आपने की, और इसको लेकर थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी मन में था, बट चूंकि अब टाइम नहीं है सर, क्योंकि आई थिंक यही बात गांधी जी ने भी कही थी रिगार्डिंग एजुकेशन की में शिक्षा का तात्पर्य मेरे अनुसार है सर मरीन और आत्मा, इट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो एनईपी भी 2020 भी कहीं ना कहीं वही हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करती है। बच्चे का डेवलपमेंट ऐसा ही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एजुकेशन लेने के बाद वो बेरोजगार ना रहे सर। जैसे कि आज एनईपी हमारी कहती है कि आफ्टर 6 ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए। And you also covered sir each and every topic, each and every corner, चाहे वो एजुकेशन से सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ स्किल्स से रिलेटेड हो, बट वेयर एवर। और सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ सर, थॉटिकल नॉलेज होना अलग बात है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज होना अलग बात है। और इंसान को जिंदा रहने के लिए आप भले ही आप कागजी डिग्री रख सकते हो, बट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ देन यू हैव टू बी हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज इन योर लाइफ सर। सो थैंक यू सो मच सर आफ्ताब सर, वाकई ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला आपको सुनने का सर। एंड वेरी बिग थैंक टू सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू परवीन सर एंड सुरेंद्र सर जी। परवीन सर, थैंक यू सो मच सर। अपने